कल तक सब लोग कह रहे थे कि बिटकॉइन अनस्टॉपेबल है। ETF आ गए हैं, इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, ट्रिलियन डॉलर का कैपिटल आ रहा है, लेकिन फिर अचानक मार्केट क्रैश हो गई, मैसिव लिक्विडेशन हुई, पैनिक सेलिंग स्टार्ट हुई और रिटेल इन्वेस्टर कंप्लीटली शॉक में चले गए और उनके जहन में अब एक ही चीज़ है कि बिटकॉइन जीरो की तरफ जा रहा है। और अब इनके जहन में ये चीज़ कंफर्म हो गई कि बिटकॉइन बियर रन में एंटर हो चुका है और बिटकॉइन 30,000 या फिर 15,000 के नीचे जा सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये क्रैश रिटेल ने किया या फिर कहानी इससे ज़्यादा बड़ी है और इस क्रैश के पीछे क्या है, और क्या ये वाकई में हम बेयर मार्केट में एंटर हो चुके हैं या फिर ये एक नई स्ट्रेटजी है ताकि इंस्टीट्यूशन लोएस्ट प्राइस पे बिटकॉइन को बाय कर सकें और उन लोगों से छीन लें जो लॉन्ग टर्म होल्डर है। रियलिटी ये है कि जब से इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन मार्केट में एंटर हो चुके हैं, प्राइस सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंडेंट नहीं रही। ETF इनफ्लोज, मैक्रो न्यूज़ और इंस्टीट्यूशनल हेजिंग सब कुछ इस वक्त मूव कर रहा है। और रीसेंट क्रैश ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि जितनी तेज़ी से इंस्टीट्यूशन मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं उतनी तेज़ी से वो नीचे भी ला सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि इंस्टीट्यूशन कितना बिटकॉइन इस वक्त होल्ड कर रहे हैं, रीसेंट क्रैश में उनका क्या रोल था और रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम हैं इस गेम में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए हमारे पास इसके मुकाबले में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि अब क्रिप्टो का गेम बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये सिर्फ रिटेल वर्सेस मार्केट नहीं रहा, ये पर रिटेल वर्सेस वॉल स्ट्रीट बन चुका है। तो मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लॉक इकोनॉमिस्ट। और एक एज यूजुअल कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस कि आपको ये समझाया जाए इस वक्त मार्केट कौन ड्राइव कर रहा है और आप जो चीज़ें ट्रेडिशनली टूल यूज़ कर रहे थे वो शायद आगे काम नहीं करेगा और आपको इंस्टीट्यूशन के ऊपर नज़र रखनी होगी। और इसके लिए हम आपके पास है, हमने इंस्टीट्यूशन पे कड़ी नज़र रखनी है और आपको हर लम्हा बलम्हा इसके बारे में बताना है, इसके इंटरेस्ट के बारे में बताना है और आपको ये बताना है कि आगे क्रिप्टो मार्केट में क्या होने जा रहा है। तो लेट्स बिगिन। जब बिटकॉइन बना तो इसका असल विजन क्या था? बिटकॉइन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आया था। बैंक्स उस वक्त फेल हो रहे थे, गवर्नमेंट बेल आउट दे रहे थे और आम आदमी इन फाइनेंशियल क्राइसिस या टेंशन में फंस गया था। उस वक्त सतोशी नाकामोटो ने एक आइडिया दिया, पीयर टू पीयर डिजिटल कैश सिस्टम का, जहां ना बैंक की ज़रूरत हो और ना ही गवर्नमेंट की परमिशन और ना फिर कोई मिडल मैन की ज़रूरत हो। बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड हो, ट्रांसपेरेंट रूल्स हो और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हो। ये था बिटकॉइन का असल DNA। लेकिन अगर आज हम देखें तो पिक्चर बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज मेजर बैंक्स बिटकॉइन एक्सपोजर दे रहे हैं, एसेट मैनेजर स्पॉट बिटकॉइन ETF लॉन्च कर चुके हैं और पब्लिक कंपनीज अपनी बैलेंस शीट में BTC को कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं। और कंट्री जैसे एल सेल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है। एक तरफ तो ये लेजिटिमेसी, लिक्विडिटी और एक्सेप्टेंस दे रही है बिटकॉइन नेटवर्क को, तो दूसरी तरफ बिटकॉइन ग्रेजुअली ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट हो रहा है जो इसके कोर के बिल्कुल खिलाफ है। और यहाँ से डिबेट स्टार्ट होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एडॉप्शन बिटकॉइन नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है और इससे बिटकॉइन ऊपर ही ऊपर जाएगा और ये फ्यूचर में एक मेजर एसेट क्लास बन जाएगा। तो दूसरे लोग कहते हैं जो फंडामेंटलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन का ओरिजिनल मिशन से ये एक बिट्रेयल है और इससे बिटकॉइन का नेटवर्क कंप्रोमाइज़ होगा और वो लोग जहाँ से हम भाग के बिटकॉइन में आए थे अब वहीं पर हम वापस जा रहे हैं। क्योंकि जब लोग ETF, कस्टोडियन और ब्रोकरेज के थ्रू बिटकॉइन बाय करेंगे तो फिर सेल्फ कस्टडी और डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट वीक हो जाता है, जिसके ऊपर बिटकॉइन ट्रेडिशनल फाइनेंस से अपने आप को अलग समझ रहा था। तो अब सवाल ये है कि इंस्टीट्यूशन कितना बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। अगर आप नंबर सुनेंगे तो आप कंप्लीटली
آپ بلیو نہیں کریں گے اور یہ مائنڈ بلوئنگ نمبر ہے۔ اس وقت پبلک کمپنیز کلیکٹیولی 1.1 ملین BTC ہولڈ کر رہے ہیں۔ اس کا 60% سے زیادہ صرف ایک کمپنی کے پاس ہے اور وہ ہے اسٹریٹجی یعنی مائکرو اسٹریٹجی۔ ETFs اور ایکسچینج 1.6 ملین BTC ہولڈ کر رہے ہیں۔ بلیک راک کا بٹ کائن ٹرسٹ 780 کے BTC ایکومولیٹ کر چکا ہے۔ فیڈیلٹی 200 کے BTC پہ بیٹھا ہوا ہے اور گرے اسکیل 167 BTC ہولڈ کر چکا ہے۔ اگر ہم گورنمنٹس کی بات کریں تو گورنمنٹ اس وقت لگ بھگ 446 BTC ہولڈ کر رہے ہیں، جس میں US 328 کے، چائنا 190 کے اور UK 61 کے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پرائیویٹ فرمز 288 کے BTC ہولڈ کر رہے ہیں، جس پہ ٹاپ پہ ہے بلاک 164 کے ساتھ اور تیٹر 96 کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے۔ DeFi اور ریلیٹڈ انٹیٹیز 370 کے BTC ہولڈ کر رہے ہیں۔ یہ ٹوٹل ملا کے انسٹیٹیوشن کے پاس اس وقت 4 ملین سے زیادہ BTC ہے، یعنی رپلی 20% آف دا ٹوٹل سپلائی اس وقت انسٹیٹیوشن ہولڈ کر رہے ہیں، اور یہ اڈاپشن انالسٹ ایکسپیکٹیشن سے بہت تیزی سے ہوا۔ پچھلے سال رپورٹ میں یہ آیا تھا کہ انسٹیٹیوشن بائی 2026 اینڈ تک 20% جو ہے نا ٹوٹل BTC ہولڈ کر سکتے ہیں، اور اب ہم جنوری سے فروری میں آ چکے ہیں اور وہ 20% کا مارک آلریڈی ہم کراس کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بائی دا اینڈ آف 2026 یہ آلموسٹ 30 to 40% ہو سکتا ہے، اور یہ ایک میسیو ایکومولیشن ہے۔ اور ابھی ہمیں اس وقت کیا بتایا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے انفلوئنسر ہے، کہ بٹ کائن ختم ہونے جا رہا ہے، ایپسٹین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ساری اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ سے آپ کا بٹ کائن چھینا جائے اور آپ نیا بٹ کائن نہ خریدیں، جبکہ بٹ کائن جب 1 ملین یا 2 ملین کراس کر چکا ہو تو پھر یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن جو اتنا سارا بٹ کائن ہولڈ کر رہے ہیں تو وہ کیا سیل بھی کر رہے ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ رائٹ مائننگ فرم نے دسمبر میں 1800 BTC سیل کیا جب مارکیٹ کافی ڈاؤن تھا۔ سب سے زیادہ سیلنگ پریشر اس وقت ETF سے آئی ہے۔ نومبر میں ہم نے دیکھا کہ 3.4 بلین آؤٹ فلو ریکارڈ ہوئی بٹ کائن ETF سے، دسمبر میں 1 بلین آؤٹ فلو ریکارڈ ہوئی، اور جنوری میں $1.6 بلین کی BTC سیل ہوئی۔ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پرائس پہ پڑا اور ہم نے دیکھا کہ پرائس 60,000 لوئسٹ پوائنٹ پہ آیا اور میسیو لیکویڈیشن ہم نے ریکارڈ دیکھی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دوسری طرف ایک رپورٹ کے مطابق 71% انسٹیٹیوشن بلیو کرتے ہیں کہ بٹ کائن اس وقت انڈر ویلیو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بٹ کائن کو ایکومولیٹ کر رہے ہیں میسیو انفلو کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ یہ جو سیل ہو رہی ہے یہ بیسیکلی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کو بٹ کائن کم پرائس پہ ملے، اور وہ اسی وجہ سے بٹ کائن کو سیل کرتے ہیں اور اس کو لوئسٹ پرائس پہ پہنچاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایکومولیٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ کرتے کیا ہے، وہ ویک ہینڈ سے اسٹرانگ ہینڈ میں بٹ کائن کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور یہ نشانی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ فیوچر میں بٹ کائن کی جو پرائز ایکشن ہے وہ میسیو ہوگی، کیونکہ اگر 20% سے زیادہ ابھی بٹ کائن ان کے پاس ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹریڈیشنل فائنانس میں پیسہ پڑا ہوا ہے، لیکن پھر آپ جب اس بٹ کائن اور کرپٹو کو چیز کریں گے آپ چیز نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میں ایک بات بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ بٹ کائن کی پرائس کو نہ دیکھیں بلکہ اس کی ایکومولیشن پوزیشننگ کو دیکھیں، کہ انسٹیٹیوشن اگر آپ نے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اس کا فرڈس یا اس کی فیئر میں شکار نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو اس وقت پوزیشننگ موڈ میں کرنا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن کون سے ایسے سیل کر سکتے ہیں جو فیوچر میں وہ بٹ کائن کرائسس کا شکار بن سکتے ہیں؟ تو اس میں 3 میجر رسک ہے۔ ایک ہے ریگولیٹری شاک، اگر گورنمنٹ ہاسٹائل ہو گئی ہے اور انکلیئر لاز آ گئے ہیں تو انسٹیٹیوشن انسٹنٹلی ایکسپوجر کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے میکرو اکنامک کرائسس، ریسیشن، جیو پالیٹکس، لیکوڈیٹی کرائسس۔ یہ سب انسٹیٹیوشن BTC کو سیل کرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں، کیونکہ انسٹیٹیوشن BTC کو لیکوڈ ایسٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ وہ ہے کوانٹم کمپیوٹنگ ٹرک۔ اگر انکرپشن کریک ہونے کا رسک بڑھ گیا تو پینک سیلنگ ہو سکتی ہے، اور کچھ انالسٹ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوانٹم ایشو ریزالو نہیں ہوا تو BTC 50K سے بھی نیچے جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ کیا انسٹیٹیوشن بٹ کائن نیٹ ورک کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو اس کا شارٹ آنسر ہے
डायरेक्टली नहीं। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क से सिक्योर होता है, सिर्फ BTC होल्ड करने से नेटवर्क कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इसका इनडायरेक्ट रिस्क मौजूद है, जैसे कि माइनिंग पावर कंसंट्रेशन बढ़ रही है और इस पे डेफिनेटली इनका कंट्रोल हो सकता है। कस्टोडियन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी मौजूद है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जब बिटकॉइन को बाय करते हैं तो ये ख़ुद अपने सेल्फ कस्टडी नहीं करते, ये थर्ड पार्टी कस्टोडियन से बाय करते हैं। तो अगर थर्ड पार्टी कस्टोडियन का रिस्क मौजूद है सिस्टम में, तो इसका अगर वो फेल होते हैं तो ये पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। दूसरा ये है कि इन इंस्टीट्यूशन को ये पता चला है कि वो प्राइस मैनिपुलेशन कर सकते हैं थ्रू लार्ज सेलिंग, जैसे कि अब रिसेंटली उन्होंने किया, तो ये भी एक रिस्क मौजूद है। अगर इंस्टीट्यूशन अपने होल्डिंग का सिर्फ 30% सेल कर दे तो 1.2 मिलियन BTC मार्केट में आ सकता है और ये एक मैसिव शॉक होगा। लॉन्ग टर्म प्राइस इम्पैक्ट अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन का डबल इफेक्ट होता है। अगर बुलिश साइड पे देखें तो इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन का मतलब ये है कि मैसिव कैपिटल इनफ्लो, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ग्लोबल एडॉप्शन बढ़ जाता है और स्ट्रांग लॉन्ग टर्म डिमांड क्रिएट हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें बेरिश साइड पे, तो ये वोलेटिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है, कंसंट्रेटेड ओनरशिप आ जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन थ्रेटन हो जाती है और सडन मार्केट शॉक जैसे कि अब हम देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक पावरफुल सिग्नल मौजूद है। आपने ये देखना है कि इंस्टीट्यूशन डाउन टर्न में बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। जब इंस्टीट्यूशन डाउन टर्न में BTC होल्ड करते हैं तो मार्केट को कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब वो डिप बाय करते हैं तो नेक्स्ट बुल रन का फाउंडेशन रेडी होता है। और इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, और इस पोजीशनिंग से आपने भी अपने आप को पोजीशन करना होता है। अब इन सब में हमारे लिए क्या मैसेज है, ये इस वीडियो का मकसद क्या है, ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इस वक्त आपको ये समझना होगा कि क्रिप्टो अब सिर्फ रिटेल का गेम नहीं रहा, ये गेम इंस्टीट्यूशन का हो चुका है और प्राइस मूवमेंट डिसाइड होता है ETF फ्लो से, मैक्रो इकोनॉमी से, रेगुलेशन से, वॉल स्ट्रीट स्ट्रेटजी से। और अगर आप इस वक्त इसको ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ चार्ट देखकर या फिर टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप हाफ स्टोरी देख रहे होते हैं, फुल स्टोरी आप बिहाइंड द सीन नहीं देख रहे होते हैं। रियल स्टोरी इंस्टीट्यूशन इस वक्त लिख रहे हैं। नेक्स्ट बुल रन भी रिटेल से स्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि इंस्टीट्यूशन इसको स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्रैश भी रिटेल से नहीं होगा बल्कि इंस्टीट्यूशन से होगा। तो अगर इन सब को अब हम कंक्लूड कर दें तो बिटकॉइन एक क्रॉस रोड पे खड़ा है। एक साइड पे है डिसेंट्रलाइजेशन, तो दूसरी साइड पे है इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल में ये दो एक्सट्रीम है, और इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में कुछ सोल्यूशन बनेगा, और उस सोल्यूशन का मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा कंप्रोमाइज़ होगी और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होगी, जिससे मैसिव इनफ्लो रिकॉर्ड होगी। और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये फुली डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो वो लोग मेरे ख्याल में मार्केट से आउट हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशन इस वक्त एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि इंस्टीट्यूशन इस वक्त आ चुके हैं, और उनके आने से बिटकॉइन गेम परमानेंटली चेंज हो चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि बिटकॉइन फ्यूचर में सरवाइव करेगा या फिर नहीं, सवाल ये है कि रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली हम जैसे लोग इस नए फाइनेंशियल सिस्टम में कितने स्मार्ट पोजीशन कर रहे हैं। और इसके लिए मेरे ख्याल में जब तक आप इंस्टीट्यूशन और वॉल स्ट्रीट और फाइनेंशियल सिस्टम को आपको समझ नहीं आती, आप कभी भी इस कंसेप्ट को ग्रेस्प नहीं कर सकते और आप हमेशा लॉस में जाएंगे। हमने रिसेंटली देखा जब बिटकॉइन 60,000 पे आया तो बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट है, हमारे इन्फ्लुएंसर है, उनकी चीखें निकल गई और वो बिटकॉइन के अगेंस्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि उनका खुद का भी बहुत लॉस हुआ और वो फाउंडेशनली इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये लोग आपको ये न अपना पैसा बचा पाएंगे न आपको बचा पाएंगे, ये सिर्फ आपके पैसों के जो आप उसको देते हैं उन्हीं के थ्रू पे सर्वाइव करते हैं या फिर यूट्यूब कंटेंट के ऊपर। इनके पास कुछ भी नहीं है, ये बात मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ।